हेलो, मैं डॉक्टर के.सी. सलोलिया, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीएससी पार्ट थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का आज अपन अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन ये बताना चाहेंगे कि क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम मैकेनिक्स किसे कहें। इसके लिए बताया गया कि जो मैटर है, एनी मैटर, उसके पार्टिकल के पिंडों का या रिजिड पार्टिकल के काइनेटिक स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं। अब उसके बाद में मैटर की नेचर को लेकर के कई सारी अवधारणाएं दी गई कि मैटर वेव नेचर का है, मैटर पार्टिकल नेचर का है, या मैटर दोनों नेचर का है, दोनों नेचर का है। इसके बारे में अलग अलग अवधारणाएं दी जाती हैं। सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोप्टन प्रभाव, प्लांक एंड आइंस्टीन, डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग। क्वांटम मैकेनिक्स के बाद में परमाणु में, एटम में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति एवं उनकी प्रॉपर्टी की जानकारी मिली, जिसमें परमाणु के स्पेक्ट्रम आदि गुणों की व्याख्या करना संभव हो सका। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, और 1911 में रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियन शब्द नाम दिया। इस प्रकार यहाँ तक हमने ये देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोप्टन प्रभाव, प्लांक एंड आइंस्टीन, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर, इन सभी ने, या जे थॉमसन और रदरफोर्ड, इन सभी ने जो अवधारणाएं दी, वो अवधारणाएं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से संबंधित रही है। उसके बाद में प्रश्न ये उठता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन या मैटर में जो पार्टिकल हैं, उसकी नेचर क्या है। इसके लिए सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक शब्द आया। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का मतलब ये होता है कि वह सब्सटेंस जैसे ब्लैक कलर से, या जिसका कलर ब्लैक हो, इसमें ये बताया गया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये देखा गया कि जब किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसमें से ऊष्मा विकिरण ऊर्जा के रूप में निकलती है, और जो रेडिएशन निकलती हैं, इन रेडिएशंस को हम वेव कहते हैं, इन्हें वेव कहते हैं। और जो वेव होते हैं, उनकी जो नेचर होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की समान होती है। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के द्वारा जो फोटोन है उसकी वेव प्रकृति को बताया, और ये पाया कि जब कि सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उससे ऊष्मा रेडिएशन के रूप में निकलती है, और उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है, उस स्पेक्ट्रम का लैम्डा जो है वस्तु के टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जैसे जो सब्सटेंस, या यूँ कहें कि सबसे पहले लो टेम्परेचर, जिसको इंफ्रारेड रीजन कहते हैं, इंफ्रारेड रीजन से जब रेडिएशन का इमिशन होता है तो उसका लैम्डा
उसी रेंज का होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेडिएशन विजिबल एरिया में होती हुई इमिशन होती हैं। और ये बताया कि जिस टेम्परेचर शुरू में ब्लू होता है, रेड होता है और हाई टेम्परेचर पर वाइट हो जाता है। और इसका जो स्पेक्ट्रा पाया गया वो कंटिन्यूस पाया गया। यहाँ बेसिक रूप से ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए ये देखा गया कि लैम्डा और एनर्जी में ग्राफ खींचते हैं तो ये पाते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है या एनर्जी का मान बढ़ता है वैसे वैसे लैम्डा का मान कम होता जाता है। उन्हें कुछ डाटा दिए गए। सबसे पहले हमने किया T1 1646 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लैम्डा का मान कम से कम है और एनर्जी का मान अधिकतम है। इसी क्रम में T2, T3, T4, T5 को हमने रखा और ये देखा गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे लैम्डा का मान बढ़ता जाता है। और ये मैक्सिमा प्राप्त हुआ। उसके बाद में ये देखा गया कि किसी मैटर के ऊपर यदि रेडिएशंस को इम्पैक्ट किया जाए तो जो इनकमिंग रेडिएशंस हैं उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ बात यह है कि जो पार्ट एब्जॉर्ब हुआ वो कितना हुआ, और इसे हम हिंदी में अवशोषण गुणांक कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको ऑब्जर्व कोएफिशिएंट कहते हैं। और ये बताया गया कि एक क्षेत्रफल पर गिरने वाले प्रकाश का वह भाग जो सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है जिसे अवशोषणांक कहते हैं, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपनी सतह पर गिरने वाले संपूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इंसिडेंट लाइट इक्वल टू एब्जॉर्ब इक्वल टू इमीडिएट लाइट होती है। इमीडिएट से यह अभिप्राय ये हो जाता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जितना ज़्यादा रेडिएशन का ऑब्जर्व करता है उतना ही ज़्यादा उसको एमिट करता है, अर्थात उसका अवशोषणांक व उत्सर्जनांक दोनों बराबर होते हैं। इसके बारे में किरचॉफ ने फिर एक नियम दिया कि समस्थापु पर जो इमिशन कैपेसिटी है या अवशोषण बटा उत्सर्जन का मान बराबर होता है तो 1 होता है। और फिर ये कहा कि यदि अवशोषण का मान ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए 1 से कम होता है, या ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ एनर्जी का रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन संपूर्ण यदि कोई करता है तो उसे आदर्श आइडियल ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। ये माना गया लेकिन ये संभव नहीं है। E इक्वल टू A इज लेसर देन 1, इट मीन्स संपूर्ण रेडिएशन का ऑब्जर्वेशन असंभव है। उसके बाद में एक किरचॉफ ने, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को निम्न नियम के द्वारा समझाया गया है, जिसमें सबसे पहले स्टेफन ने कहा। स्टेफन ये कहता है, शॉर्ट में कहता है कि उत्सर्ज रेडिएशन ऊर्जा E उस वस्तु के परम ताप के चौथी घात के समानुपाती होती है, अर्थात E प्रोपोर्शनल T4 होता है। और E इक्वल टू ET4 एंड सिग्मा ET4, सिग्मा यहाँ कांस्टेंट है जिसका मान, जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं, जिसका मान 5.669 10⁻⁻5 एंड 5.699 10⁻18 वॉट मीटर K4 होता है। और ये कहा कि अलग अलग ताप के ऊपर
लैम्डा का मान बहुत होता है। यहाँ लैम्डा ई व लैम्डा के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हम कह सकते हैं कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेडिएशंस की लैम्डा का मान कम होता है। स्टीफन बोल्ट्जमान ने बताया कि वस्तुतः उस ऊर्जा के लिए न कि कुल ऊर्जा का लॉस होता है, जबकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एरिया ए है उस समय टी है, तो इमिशन एनर्जी का मान इक्वल टू AT सिग्मा T4 होगा। अब हम बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमान के बाद में सेकंड लूमर फ्रिक्स्टीम की बात करते हैं। तो फ्रिक्स्टीम में ये कहते हैं कि लैम्डा टेम्परेचर पर निर्भर करता है और एक उच्चता पर लैम्डा का कम की तरफ खिसक जाना, जिसे हम वीन ने समझाया या ये कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है लैम्डा का मान बढ़ता है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो लैम्डा लो की तरफ शिफ्ट होता है। इसे वीन साइंटिस्ट ने समझाया और वीन ने कहा कि लैम्डा एम का मान ब्लैक बॉडी रेडिएशन के परम ताप के प्रतिलोमानुपाती होता है, आइसोप्रोपोर्शनल होता है। जैसे लैम्डा एम आइसोप्रोपोर्शनल टी कहा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट बी यहाँ कांस्टेंट है और द वैल्यू ऑफ वी इक्वल टू 2.93 मल्टीप्लाई 93 10⁻³ मीटर केल्विन। इसे वीन डिस्प्लेसमेंट रूल कहते हैं। वेन ने थर्मोडायनामिक्स के अनुसार टी व लैम्डा टी के मध्य ग्राफ खींचा। ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू A अपॉन लैम्डा 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा टी डी वाई लैम्डा ई इक्वल टू A अपॉन लैम्डा 5 ई बी टी इक्वल टू बाई सोल A लैम्डा -5 ई आइस माइनस लैम्डा टी है। उसके बाद में रेले एंड जेन्स ने एक लॉ दिया। रेले जो उसके अनुसार ये कहा 19 में दिया और उसने ऊर्जा का जो है एनर्जी का हुआ है सम विभाजन या फ्रैक्शनल नियम के उपयोग किया और जिसके अनुसार ई लैम्डा डी वाई लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी लैम्डा 4 डी वाई है। ई लैम्डा इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा 4 के इक्वल टू बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अब यहाँ इस इक्वेशन को हम सोल्व करें तो हम ये कहेंगे कि यहाँ ई लैम्डा E4 जो है उसको यदि ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करें तो या ये कहें कि लैम्डा -4 है और लैम्डा -4 है और टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में है, तो मैं कहेंगे टेम्परेचर बढ़ने से लैम्डा का मान कम होता है। इसी प्रकार से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अंत में समझाया प्लांक रेडिएशन लॉ एंड प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस। प्लांक ने वैसे E इक्वल टू h कहा था और ये कहा था कि एनर्जी का मान फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है और ग्राफिकल इसकी स्टडी करते हैं तो रेले और वेन के मध्य में आती है। प्लांक के अनुसार ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ओसिलेटर्स से बने और ये ओसिलेटर्स जो हैं इनकी निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है और इस फ्रीक्वेंसी के अनुसार
ये E इक्वल टू एच न्यू होता है। E जो है उसका एनर्जी है और एच न्यू उसकी फ्रिक्वेंसी। अब हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी में E इक्वल टू 8h/sc अपॉन लैम्डा 5 है, sc अपॉन kT है का मान अधिक होगा था डेंसिटी के साथ ऊर्जा घनत्व भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अपना है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हर्ट्ज, हालबach, लेनार्ड, थॉमसन, बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा इसका अध्ययन किया गया। और इसका जो बेसिक है वो ये है कि जब किसी मेटल के ऊपर या किसी नेगेटिव चार्ज प्लेट के ऊपर यूवी रेडिएशन डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, और इलेक्ट्रॉन के इमिशन से इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है। अब यहाँ देखेगा E इक्वल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक है, तो किसी मेटल या नेगेटिव चार्ज प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए मिनिमम जो एनर्जी चाहिए थी उसे हमने कहा कार्यफलन या फंक्शन ऑफ वेव कहा, और उसको W0 कहा। तो E इक्वल टू एच न्यू एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हम कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि E का मान, एनर्जी का मान 1/2 mv² मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो एच न्यू या कार्यफलन की बात की तो एच न्यू इक्वल टू W प्लस 1/2 mv² इक्वल टू 0 हो गया। यदि हम यहाँ का ये कहें कि न्यू बराबर 0 है तो E इक्वल टू W हो जाता है, क्योंकि 1/2 mv² 0 हो जाएगा, तो एच न्यू 0 इक्वल टू W हो गया। और इसे ट्रांसफर इक्वेशन में करते हैं तो अपने पास में आता है एच न्यू 0 इक्वल टू W0, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस 1/2 mv², 1/2 mv² इक्वल टू एच विल बी टेकन टू कॉमन इक्वल टू एच माइनस एच न्यू 0, दिस थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहाँ एक कंडीशन लगाई है कि एच न्यू का मान H0 न्यू से कम है तो इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। इस प्रकार से हम क्वांटम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल या वेव नेचर के स्टडी जब करते हैं तो इसमें ये वेरियस लॉ का अध्ययन करते हैं, जिसमें फोटो इलेक्ट्रॉन की हमने सबसे पहले बात की। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि किसी सरफेस के ऊपर यूवी एनर्जी डालने पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। क्रोफ्टन हम नेक्स्ट बात करेंगे। फ्लांक-आइंस्टीन की बात हमने कर ली। फ्लांक-आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रॉन में ये लोग हो जाता है कि प्लॉन्क के अनुसार एच न्यू इक्वल टू E इक्वल टू एच न्यू होता है। हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ये क्वांटम के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार से मैटर के जो पार्टिकल जो हैं या उसकी काइनेटिक स्टडी है वो इसके अंतर्गत की जाती है। अब इसका नेक्स्ट अपन जो स्टडी करेंगे वो हमारे इसी के जो वेव नेचर से संबंधित सैंडविच होंगे या फिर इसका जो कार्यफलन है W है, इसका वेरिफिकेशन, इससे संबंधित स्टडी होगी। ये क्वांटम के एलिमेंट्री मैकेनिक्स की बात की हमने। नेक्स्ट इसका अध्ययन देखते हैं। थैंक यू। गुना कैसे करते हैं बताना इसको। क्या तुम्हारी इसको ऐसे है, क्या बात हुई? तो बंद कर दे इसको, बंद कर दे, लाइट को बंद करिए। अब लाइट बंद कर दे, जा इधर से करिए। हाँ गई जा करिए।